Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, chapter number 5 Atomic Structure. आज हमारा जो लेक्चर है वो है वेव पार्टिकल डुअलिटी और दूसरा एक छोटा सा टॉपिक हम कवर करेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सबसे पहले वेव पार्टिकल डुअलिटी, जिसको हम डुअल नेचर ऑफ मैटर या इसको हम डी ब्रॉगली इक्वेशन भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक लाइट का जो करैक्टर है वो डुअल है, यानी इट बिहेव्स बोथ एज अ मटेरियल एज वेल एज अ वेव। मींस लाइट में मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, इसमें एनर्जी के पैकेट्स भी हैं जिनको हम क्वांटा फोटॉन्स कहते हैं, और फिर इसमें वेव की प्रॉपर्टीज भी मौजूद हैं, जैसा कि वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है। इसी मॉडल को, इसी थ्योरी को, जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, इसको फर्दर एक्सटेंड किया लुईस डी ब्रॉगली ने 1924 में। इसने कहा कि जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर पार्टिकल्स इन मोशन है, इनका भी डुअल नेचर होता है। जैसा कि इलेक्ट्रॉन है, बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। उसका जो सारे का सारा मॉडल था वो इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर पे बेस कर रहा था। लेकिन इसमें बोर का ये भी ड्रॉबैक आ गया जब डी ब्रॉगली ने ये वेरीफाई कर दिया कि ये जो मैटर है, मूविंग पार्टिकल्स इन मोशन है, इनमें वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। जैसा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी डुअल नेचर मौजूद है। अगर हम डी ब्रॉगली की इक्वेशन ड्राइव कर लें तो दो इक्वेशंस है हमारे पास। एक इक्वेशन है प्लैंक्स इक्वेशन, ये हमारे पास प्लैंक्स इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एच न्यू। और दूसरी हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों के लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर करके लिख लेते हैं। एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, एम मैस है और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बराबर होती है सी ओवर वेवलेंथ के। तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की जगह पर सी ओवर वेवलेंथ लगा देते हैं और सी से सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। लैम्डा को इधर ले जाएं, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी। और अगर हम इसको मूविंग इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई करें, वेलोसिटी ऑफ लाइट की बजाय हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वी यूज करें, तो फिर ये हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी आ जाएगा। दिस इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। यहाँ पर लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और एम वी यहाँ पर मोमेंटम है। हम इसी इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं, एच ओवर पी करके। पी जो है यहाँ पर मोमेंटम है। इसका मतलब है जितना किसी पार्टिकल का मैस ज्यादा होगा, उसमें वेव लेंथ या वेव नेचर उसमें उतनी ही कम हो जाएगी। यानी जितना पार्टिकल हैवियर होता जाएगा, उसमें वेव नेचर उतनी ही कम होती जाएगी। इसके साथ साथ मैस ज्यादा होने से वेलोसिटी भी कम। दूसरे लफ्जों में, अगर किसी सब्सटेंस का मोमेंटम ज्यादा है तो उसके उसमें वेव नेचर कम होती जाएगी। एम वी यानी वेवलेंथ और मोमेंटम का इनवर्स रिलेशन है। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें इलेक्ट्रॉन के लिए, देखें इलेक्ट्रॉन जो है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी, दिस इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। यहाँ पर जो एच है वो तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, 6.626 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 जूल सेकंड। एम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.108 10 रेज टू माइनस 31 किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फर्स्ट ऑर्बिट में ये होती है 2.188 10 रेज टू 6 मीटर पर सेकंड। बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। लाइट की वेलोसिटी होती है 3 इंटू 10 रेज टू 8, जबकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है 2.188 10 रेज टू 6 मीटर पर सेकंड। जब इस सारी इक्वेशन का हम सोल्यूशन करते हैं तो हमारे पास जो वेवलेंथ आती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ 0.33 नैनोमीटर आती है।
ये एक रीजनेबल वैल्यू है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब जैसे-जैसे पार्टिकल का मास ज़्यादा होता जाएगा, मास ज़्यादा होने से डी ब्रॉगली वेवलेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। जैसा कि जैसा कि अगर हम इसमें देखें इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन चूँकि इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स हेवियर होता है, तो इसका मतलब है जो प्रोटॉन है, उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1836 टाइम्स कम हो जाएगी। यानी अगर हम इमेजिन कर लें कि जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, लैम्ब्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम मास है और वी वेलोसिटी है। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेलोसिटी को हम सेम कंसीडर कर लें, तो इसका मतलब है जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो हमारे पास मास होगा। प्रोटॉन का मास चूंकि 1836 टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, इसका मतलब है उसमें वेव नेचर यानी उसकी डी ब्रॉगली की वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। तो जितना पार्टिकल हैवियर होता जाएगा उसमें वेव नेचर उतनी ही कम होती जाएगी। जैसा कि अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं इसका मास 4 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इस पर चार्ज +2 होगा। अब जो अल्फा पार्टिकल है, अगर इसकी वेलोसिटी भी हम सेम कंसीडर कर लें जितनी इलेक्ट्रॉन की है, इसका मास चूँकि 4 टाइम्स ज़्यादा है, ये 4 है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो चूँकि इसका मास ज़्यादा है, तो इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? 7344 टाइम्स इसकी वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो हम समराइज़ इस तरह से कर लेते हैं कि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, मूविंग पार्टिकल्स हैं, उनमें वेव नेचर काफ़ी ज़्यादा होती है और उस वेवलेंथ को जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, उसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा, तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का अगरचे वो मूविंग पार्टिकल है, उसका चूँकि मास बहुत ज़्यादा है, तो उसकी डी ब्रॉगली की वेवलेंथ इतनी कम हो जाएगी कि उसको हम डिटरमिन नहीं कर पाएँगे। जैसा कि देखें, अगर हमारे पास 1 ग्राम का स्टोन हो, 1 ग्राम मीन 10⁻³ ग्राम, जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। अगर हम इसको डी ब्रॉगली इक्वेशन में सॉल्व करें, डी ब्रॉगली की वेवलेंथ निकालें, एच ओवर एम मास 10⁻³ किलोग्राम यानी 1 ग्राम और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी वेवलेंथ देखिए कितनी कम आती है। ये इतनी कम वेवलेंथ है कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो जितना पार्टिकल मैक्रोस्कोपिक होता जाएगा, उसमें मास उसका इतना बड़ा हो जाएगा कि डी ब्रॉगली की वेवलेंथ इंतहाई कम आएगी और उस वेवलेंथ को हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। मीन्स जो डी ब्रॉगली कंसेप्ट है डुअल नेचर ऑफ मैटर वाला, इट इज एप्लीकेबल टू द माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स। ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल होता है। इसकी फर्दर कंफर्मेशन वेव पार्टिकल नेचर की ये डेविसन और जर्मर, दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने की। इन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए हीटर टंगस्टन फिलामेंट से और उनको एक्सेलरेट किया चार्ज प्लेट्स में से। इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं ये डिफ्रैक्ट कर जाते हैं और ये जो डिफ्रैक्शन है निकल क्रिस्टल पर, ये डिफ्रैक्शन वेव की प्रॉपर्टी है, ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं है। इस तरह इन्होंने डिफ्रैक्शन के फिनोमिना से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेव नेचर को कंफर्म कर दिया। इसी वजह से डेविसन और जर्मर को अपरेटस बनाने की वजह से, इन्वेस्टिगेट करने की वजह से, कंफर्म करने की वजह से कि मैटर में वेव नेचर होती है, नोबेल प्राइज मिला। और डी ब्रॉगली को ये आइडिया प्रपोज करने की वजह से और इक्वेशन देने की वजह से नोबेल प्राइज मिला। तो इसका मतलब है हम नेट इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो बोहर का मॉडल था उसका एक ये भी ड्रॉबैक था कि बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मटेरियल नेचर रखता है और उसकी सारी कैलकुलेशन मटेरियल नेचर पे बेस कर रही थी। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन है इसमें डुअल नेचर है, ना सिर्फ मैटर मटेरियल पार्टिकल है बल्कि इसमें वेव नेचर भी है। रदरफोर्ड के मॉडल का एक और ड्रॉबैक हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद सामने आया। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोहर का ख्याल था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये मटेरियल पार्टिकल है, इसका मतलब है इसकी पोजीशन और मोमेंटम को हम विद ग्रेट एक्यूरेसी डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन जब वेव नेचर आई तो वेव नेचर से कन्फर्म हो गया कि हम दोनों प्रॉपर्टीज यानी पोजीशन और वेलोसिटी को एट अ टाइम विद एक्यूरेसी और साइमल्टेनियसली डिटरमिन नहीं कर सकते। दिस वाज द आइडिया सजेस्टेड बाय हिजनबर्ग इन 1927। हिजनबर्ग ने कहा
कि हम पोजीशन और मोमेंटम यानी वेलोसिटी को विद एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें वेव नेचर है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें डुअल नेचर मौजूद है, वेव नेचर भी मौजूद है। अब है इसकी स्टेटमेंट हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन विद एक्यूरेसी। दो बातें होगी, एक तो है साइमल्टेनियसली डिटरमिन करना और दूसरा है विद एक्यूरेसी डिटरमिन करना। बोर ने कहा था कि पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि बोहर ने उसको ट्रीट किया था एज अ मटेरियल पार्टिकल। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें डुअल नेचर है, इसमें मटेरियल नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, इसमें वेव नेचर भी है। इसका मतलब है हम मोमेंटम और पोजीशन साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ डिटरमिन नहीं कर सकते। जैसा कि उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, डेल्टा एक्स, दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन यानी एरर इन पोजीशन, और डेल्टा पी एरर इन मोमेंटम, एरर इन वेलोसिटी या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। इसकी जो वैल्यू कम से कम आएगी एच ओवर 4 पाई आएगी। यानी जो पोजीशन और मोमेंटम में एक्यूरेसी है उसमें जो एरर आएगी वो मिनिमम कम से कम एरर जो है एच ओवर 4 पाई आएगी, या फिर एरर इससे ज्यादा आएगी। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में है। यानी जितनी सर्टेनिटी पोजीशन में होगी उतनी अनसर्टेनिटी मोमेंटम में होगी। यानी जितना एरर कम होगा पोजीशन फाइंड करने में, उतना ही एरर ज्यादा होगा उसकी मोमेंटम या वेलोसिटी फाइंड करने में। एक में जितनी सर्टेनिटी आती जाएगी दूसरे फैक्टर में उतनी ही अनसर्टेनिटी आती जाएगी। तो एट अ टाइम दोनों को हम विद ग्रेट एक्यूरेसी डिटरमिन नहीं कर सकते। जैसा कि कॉम्पटन इफेक्ट में देखें, अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटरमिन करना चाहते हैं, अगर हम चेक करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक्सरेज स्ट्राइक करवा देंगे। जब एक्सरेज इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेंगी तो हमें पोजीशन तो डिटरमिन हो जाएगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी, उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। यानी अगर पोजीशन में थोड़ी सर्टेनिटी आ रही है, पोजीशन में एरर कम हो रही है, तो मोमेंटम में एरर बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि एक्सरेज हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं। जब ये स्ट्राइक करेंगी जाकर इलेक्ट्रॉन के साथ, तो उसकी पोजीशन तो हमें पता चल जाएगी, लेकिन फौरन क्या होगा, उसका मोमेंटम और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ना सिर्फ पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, बल्कि मोमेंटम में भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हम लो एनर्जी वाली रेडिएशन यानी आप बजाय एक्सरेज के विजिबल लाइट यूज कर लें, ताकि हम उसका जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है वो जब एक्सरेज वहां पर जाकर स्ट्राइक करें तो उसमें ज्यादा चेंज ना आए, जब उसमें लाइट जाकर विजिबल लाइट स्ट्राइक करे। तो याद रखिएगा, विजिबल लाइट से तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही नहीं फाइंड कर सकेंगे। तो अगर हम एक फैक्टर जो है उसमें एरर को कम करने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे फैक्टर में एरर उतनी ही ज्यादा आ जाती है। यानी एक्सरेज उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज कर देंगी, उसकी पोजीशन बदल देंगी। अगर हम चाहते हैं मोमेंटम में इतना चेंज ना आए, विजिबल लाइट यूज कर लें, तो फिर हमें पोजीशन का पता नहीं चलेगा। यानी दोनों फैक्टर में से एक फैक्टर में जितनी एक्यूरेसी आती जाएगी, दूसरा उतना ही लेस एक्यूरेट होता जाएगा। एक में जितनी सर्टेनिटी आती जाएगी, दूसरे में उतनी ही अनसर्टेनिटी आती जाएगी। वजह क्या है? वजह ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये डुअल नेचर रखता है। इसमें सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं है, वेव नेचर भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले जो हमने डिफेक्ट पढ़े थे बोर मॉडल के, उनके साथ साथ ये दो और डिफेक्ट भी ऐड हो गए हैं। एक डुअल नेचर ऑफ मैटर वाला और दूसरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला, क्योंकि ये दोनों ही ये दोनों ही ट्रीट करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन भी, और दूसरे नंबर पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी, कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी नेचर डुअल है, जबकि बोर ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन है उसकी नेचर पार्टिकल है। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।